जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सब महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे आज के यानी 10 जून 2021 के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज द हिंदू में से एक लेख के बारे में बात करनी है। अच्छा लेख है, अन्य लेख जो है वे कम महत्वपूर्ण थे, माहितियों की कमी थी उन लेखों में, एग्जाम रिलेवेंस की कमी थी। तो आज यहाँ एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो कि एक बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, उसके बारे में यहाँ बात करनी है। उसके पक्ष प्रतिपक्षों के बारे में यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से तो अहम मुद्दा है ही, मगर एक जिज्ञासु नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी आज का जो मुद्दा है वो हमारी जुडिशियल सिस्टम की जो वास्तविकता है उनके साथ हमें वाकिफ करवाता है, उनके साथ हमें परिचित करता है। तो उस तरह से भी, सामान्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे इसका टाइटल आपको दृश्य माने तो प्रॉमिस एंड पेरिल्स ऑफ ए डिजिटल जस्टिस डिलीवरी, यानी कि प्रॉमिस तो हमने समझ लिया जिन्हें वादे कहते हैं, मगर पेरिल्स जो होती है वो एक प्रकार का संकट होता है या एक प्रकार का जोखिम होता है। और यहाँ जो जस्टिस डिलीवरी में आज हम लोग डिजिटलीकरण कर रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी हो रहा है, या हिंदी में बोले तो डिजिटलीकरण हो रहा है, क्या इसकी विपरीत असर भारतीय नागरिकों के ऊपर पड़ सकती है या मात्र और मात्र इसकी अच्छी असर ही यहाँ पड़ेगी? तो इन सारे जो है मुद्दों के ऊपर इस लेख में आज चर्चा बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है, बहुत ही गहरे जो है परिप्रेक्ष्य में हुई है, तो देखेंगे। प्लस अगर ऑन द अदर साइड देखें, कवर देखें, तो यहाँ एक प्रतीकात्मक इमेज है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है और उनका स्ट्रीमलाइन हो रहा है या स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो वो यहाँ में दृश्यमान है। आगे का जो भविष्य है वो इसके ऊपर ही निर्भर है। हमें डिजिटली साउंड रहना ही होगा, हमारी एंटायर जुडिशरी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका करना ही होगा, तब जाके आज जो पेंडेंसी है नंबर ऑफ केसेस की, जो मंद गति है हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, वो हम लोग अच्छी कर पाएंगे। साथ ही में जो जस्टिस डिलीवरी है उसकी क्वालिटी भी हम लोग सुधर पाएंगे, जो आमतौर पे भारत के संदर्भ में बहुत ही जो है खराब है। हम लोग जस्टिस डिलीवरी से नहीं जाने जाते, मगर हम लोग जाने जाते हैं नंबर ऑफ केसेस की पेंडेंसी से, हमारी मंद गति से, डिले इन जस्टिस डिलीवरी से। ठीक है, तो यह जो पूरा परसेप्शन है वो हमें विपरीत करना है, उसे उल्टा करना है और एक अच्छा परसेप्शन कायम करना है। तो यहाँ हम लोग इस पूरे उपाख्यान में चर्चा करने वाले हैं। यह लेख की तस्वीर है, दो लेखकों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है, तन्मय सिंह और कृष्णेश बापट के द्वारा। दोनों ही कानूनी शास्त्र के साथ जुड़े हुए, यानी कि दोनों ही धर्मशास्त्री है, और जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है और एक जो है वे फेलो रिसर्चर है। तो यहाँ दोनों के द्वारा बहुत ही अच्छा गहन लेख लिखा गया है। प्लस अगर परीक्षा संबंधी इसको जोड़ करें, अगर हम लोग इसको लिंक करें, तो यहाँ जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के साथ ये लेख जुड़ा हुआ है। गवर्नेंस में भी फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी, और ये बात रही लेख की, मगर यहाँ लेख में से जो हमें कुछ तत्व मिलते हैं अच्छे सामान्य अध्ययन के, वे तत्व सारे पॉलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी जीएस पेपर 2 का ही भाग रहेगा। और एक सब्जेक्ट है जिसको यहाँ हम लोग जोड़ सकते हैं, वो है करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ जो आज का मुद्दा है ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स, वो दरअसल थोड़ा करंट है, थोड़ा नया है। तो तीनों जो है विषयों के साथ इनका संबंध हम लोग, इस लेख का संबंध हम लोग रख सकते हैं। तो संक्षिप्त में अगर बोलूँ तो ये महत्वपूर्ण लेख है। आमतौर पे इन 3 चरणों में यह संशोधित संपादकीय विश्लेषण के उपाख्यानों को हम लोग देखते हैं। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करते हैं, साथ ही में जो महत्वपूर्ण बातें हो अगर लेख में तो उनको देखते हैं, और अन्यथा जो लेख एग्जाम रिलेवेंट ना हो या इनफ ना हो एग्जाम की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तो हम लोग उसमें हमारे इनपुट्स रखते हैं, ताकि पूरा जो लेख है वो एग्जाम ओरिएंटेड बने, परीक्षा लक्ष्य बने। आज की बात करें स्पेसिफिकली, तो हमें तीनों के तीनों बिंदु देखने हैं, निष्कर्ष देखना है, लेख की महत्वपूर्ण बातें देखनी है, और साथ ही में जो संशोधित तत्व है, जो कि यहाँ हमारी रिसर्च टीम के द्वारा जो है यहाँ इनपुट दिए गए हैं, उन इनपुटों की भी चर्चा करेंगे। कुल मिला के तीनों चरणों में चीज़ों को समझेंगे। इस पूरी चर्चा में आज का जो मुद्दा है
ई कोर्ट्स का क्या ये हानिकारक है, क्या ये सकारात्मक है या हमें फ़ायदा करवा सकती है, उसके बारे में उसका मूल्यांकन यहाँ करेंगे। शुरू करेंगे निष्कर्ष से। देखिए, दो मूलभूत मुद्दे यहाँ हमें समझने हैं। सबसे प्रथम मुद्दा, न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के प्रतिपक्ष पक्ष की चर्चा की गई है, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशियरी आर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। बहुत ही तीव्रता से यहाँ इसकी चर्चा की गई है। तो ये पहला मुद्दा। दूसरा है विशेष करके ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की रूपरेखा। देखिए, वैसे तो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट 2005 से शुरू है, मगर 2 चरण उसमें आ भी गए, उसका अमलीकरण भी ठीक ठीक जो है तरीके से हो भी गया, मगर अब तीसरे चरण की भी रूपरेखा, यानी कि एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस हमारे सामने है, जो कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक की गई थी वर्ष 2020 में। तो उसको लेकर यहाँ, उसको केंद्र में रखकर यहाँ बातें की गई है, उसको इवेल्यूएट किया गया है। क्या उसकी प्रोविजंस अच्छी है, क्या उसकी प्रोविजंस हानिकारक है, क्या उसकी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में मिलती जुलती है, पैरेलल टू कॉन्स्टिट्यूशन है, या कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आज हमें देखनी है। और तीसरा चरण जो है, यानी कि ई प्रोजेक्ट का थर्ड फेज, इसकी जो ब्लूप्रिंट है या गाइडलाइन है, वो आज हमारी चर्चा के मध्य में रहने वाली है। तो ये बात रही निष्कर्ष की। आगे देखें तो महत्वपूर्ण बातों में लेख अपने आप में बहुत ही संशोधात्मक है, महत्वपूर्ण है, माहितियों से भरा पड़ा है, और हमें ऐसे विषय भी देता है जो हमारे सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो, हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। तो यहाँ लेख को हम लोग 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। सबसे प्रथम भाग है पूर्व भूमिका का, यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरा भाग है ई कोर्ट्स। तीसरा भाग है चिंता का कारण, यानी कि अ मैटर ऑफ कंसर्न या कॉज ऑफ कंसर्न कह सकते हैं। और चौथा कारण जो है वो है प्रौद्योगिकी का अभिनय। अगर आपको मालूम ना हो प्रौद्योगिकी मतलब, तो उसे अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए यह हिंदी का वर्ड है प्रौद्योगिकी। तो हम लोग यह 4 बिंदुओं को समझेंगे जो कि यहाँ लेख के भाग है। यहाँ चारों के जो हिंट है वो यहाँ मैंने दी गई है, मगर इन डिटेल हम लोग एक के बाद एक बिंदु को देखेंगे। सबसे प्रथम यहाँ संक्षिप्त में देख लेते हैं, पूरा लेख किया है। सबसे प्रथम पूर्व भूमिका में हमें देखना है सार्वजनिक दृष्टिकोण। देखिए, सार्वजनिक दृष्टिकोण यानी कि एक प्रकार से कलेक्टिव परसेप्शन कि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोगों का क्या मत है। तो अगर भारतीय न्यायपालिका के बारे में अगर किसी को पूछा जाए, तो जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी न्यायपालिका जस्टिस डिलीवरी से नहीं जानी जाती, मगर पेंडेंसी रेट से जानी जाती है। जो हमारी मंदगति है हमारी जुडिशरी, उससे जानी जाती है। जो हम लेट डिसीजंस हमारे कोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं, जजमेंट्स देने में जो देरी होती है, उससे हमारी पहचान है, उससे हमारी न्यायपालिका की पहचान है। तो यहाँ सबसे प्रथम तो हमें इसको खत्म करना होगा, इस परसेप्शन को खत्म करना होगा, इस दृष्टिकोण को। और वो दृष्टिकोण खत्म करने में टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे सकता है, अगर उसे सकारात्मक रूप से उपयोग में लिया जाए तो। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट जून 2020 का एक न्यूज़लेटर है जो कहता है कि भारत में करीब 3.27 करोड़ केसेस जो है वे पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में, सभी स्तर की कोर्ट्स में। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। और उसमें से लगभग कहा गया है कि 80 से 90 हज़ार केस तो ऐसे है कि वे 25-30 वर्ष से पेंडिंग चल रहा है, मगर उसके ऊपर कोई फैसला आज दिन तक नहीं किया जा रहा है या नहीं किया पा रहा है। तो यहाँ एक चिंता व्यक्त की गई है। ये अपने आप में हमारी जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक दबाव है। हमारी जुडिशियल सिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो इससे कम हो रही है इस काम के दबाव के कारण। तो यहाँ हमें सबसे प्रथम इस दबाव को जो है ख़त्म कर देना चाहिए, और यह दबाव को ख़त्म करने में हमें टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा मददरूप साबित हो सकती है, अगर उसका सकारात्मक उपयोग किया जाए तो यह बात रही पूर्व भूमिका की। दूसरा बिंदु है ई कोर्ट्स का। जैसे यहाँ लिखा है तीसरे चरण की रूपरेखा, जिसका हमने जिक्र भी किया, जो कि सार्वजनिक की गई है। काफ़ी सारी बातें हैं जो कि आज हमें आगे जाननी है। साथ ही में पहला और दूसरा फेज जो है वो तो कब का अमली भी हो चुका है, जिसमें जो स्ट्रीमलाइनिंग है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की वो की गई, जजमेंट्स को ऑनलाइन रखा गया, ऑनलाइन पोर्टल डैशबोर्ड पर रखा गया। जो माहितियाँ हैं, जो लिटिगेशन है वो भी ऑनलाइन स्वीकारी गई। जो अर्जियाँ होती है, या आप समझ लीजिए कि एक प्रकार की रिक्वेस्ट होती है, लिटिगेशंस होती है, वे
ऑनलाइन यहाँ जो है ली गई। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ फर्स्ट और सेकंड फेज में खत्म हो गई। अब थर्ड फेज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये बात रही ई कोड्स की। डिटेल में हम लोग आगे जा रहे हैं, एक के बाद एक मुद्दे को देखने हैं, मगर यहाँ संक्षिप्त में हमें इतना ही समझना है। चिंता का कारण है बड़े पैमाने पर डेटा उत्पन्न होने वाला है। जैसे फेज 3 की जो ड्राफ्ट प्रोविजंस है, जैसे वो कल्पना कर रही है, एक्सचेंजेस ऑफ आइडिया जैसा ऑनलाइन की कल्पना कर रही है, तो उस मुताबिक डेटा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाला है। इस डेटा का क्या करें, कैसे इसको मैनेज करें, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में चिंता का विषय है। तो ये इसका तीसरा भाग है। और चौथा भाग है, इस सारी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को हम लोग कैसे सकारात्मक तरीके से उपयोग में ले सके। प्रौद्योगिकी का सकारात्मक उपयोग, जिसको हम लोग आगे इस चरण में थोड़ा सा जो है विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारा दूसरे बिंदु से। प्रथम बिंदु हमने यहाँ देख लिया। सबसे प्रथम सार्वजनिक दृष्टिकोण में बदलना होगा। हमारी जो जुडिशरी की जो इमेज है हमें उसे पहले चेंज करनी होगी, और उसे चेंज करने में टेक्नोलॉजी का हमें सहारा लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बताया उसके न्यूज़लेटर के मुताबिक काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग है, तो ये अपने आप में पूरी जुडिशरी के लिए हानिकारक है। तो यहाँ हमें इन दो मुद्दों के ऊपर कदम उठाने होंगे। उन कदम उठाने में हमें टेक्नोलॉजी सहायक बन सकती है। बात करेंगे ई कोर्ट्स की, जिसके तहत हमने देखा कि काफ़ी सारे प्रोविजंस है। दो प्रकार के मुख्य प्रोविजन जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। सबसे प्रथम जो हमारी पूरी जुडिशरी है, जो उसकी संरचना है, उसको सबसे प्रथम डिजिटलाइज करना, उसका डिजिटलीकरण करना, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे भी डिजिटल बनाना, पूरी जो प्रोसीडिंग्स है उसे डिजिटल बनाना। कुल मिला के टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने की सलाह यहाँ तीसरे चरण के इस ई कोड प्रोजेक्ट में दे दी गई है। और यहाँ यह भी कहना अनिवार्य है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि रूपांतरण का, आज जो हमारी जो परंपरागत जुडिशरी है, अगर उसका डिजिटल रूपांतरण हो जाए, अगर उसका डिजिटलीकरण हो जाए, तो उसका उपयोग हमारी जुडिशरी को तो मिलेगा ही, जुडिशरी का आउटपुट तो बढ़ेगा ही, मगर उसका उपयोग लॉयर्स को भी मिलेगा, और जो याचिका करता है उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने आप में यह जो पूरी प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी, बहुत ही सचोट हो जाएगी। इट विल बी टाइम बाउंड, इट विल बी एक्यूरेट। तो ये इसका बहुत ही अच्छा भाग है या चरण है इस ड्राफ्ट का। मगर विपरीत देखें तो जो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो यहाँ इस ड्राफ्ट में इसकी कल्पना की गई है, हमें समझना है यह क्या चीज है। इसकी कल्पना यहाँ इस ड्राफ्ट में की गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ऑफ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन पूरे देश के, एंड प्रिजन्स पूरे देश के। ठीक है, यह सारे डेटा को कलेक्टिव बनाना है, एक करना है, इंटीग्रेट करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, और एक ऐसी सिस्टम का जो निर्माण करना है जिसे इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नाम से जाना जाए, जिसमें सारी अदालतों के जो है रिकॉर्ड्स है या माहितियाँ है, डेटा है, सारे पुलिस स्टेशन के डेटा है, और सारे जो प्रिजन्स है उनके भी डेटा यहाँ एक साथ इंटीग्रेट करने का इसमें प्रावधान है, इसने कल्पना की है, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। काफ़ी सारे विशेषज्ञों ने, काफ़ी सारे संगठनों ने इस कदम के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार को बताने का प्रयास किया है कि ये बेसलेस सिस्टम है, इसका कोई उपयोग नहीं, उल्टा इसकी असर जो है वो विपरीत होने वाली है, नहीं कि सकारात्मक। ये नकारात्मक असर पैदा करेगा, क्योंकि आज अगर भारत देखे तो भारत में जो क्रिमिनल डेटा जो बनता है उसका जन्म स्थान लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं पूरे देश भर के,
और जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका जो ऑपरेशन है वो कॉलोनियल रूल से प्रभावित है। कॉलोनियल रूल, क्योंकि उन्होंने ही अब हमको यह सिस्टम दी है, तो पूरी जो प्रोसेस है वो कॉलोनियल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के तहत सीआरपीसी के कुछ एक प्रावधानों के तहत यहाँ कॉलोनियल एरा में जो पुलिस होती थी वो किसी भी एक कम्युनिटी को, किसी भी एक जाति को, एक वर्ग को, पूरे वर्ग को सामूहिक रूप से गुनहगार मानती थी। ठीक है, तो वही चीज आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी डिग्री में मगर चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आई है। तो यहाँ ये एक चिंता व्यक्त की गई कि इस सिस्टम की वजह से जो वर्ग विग्रह है, जो जाति विग्रह है, वो और तेज बनेगा, वो और तीव्र बनेगा। तो कृपा करके इसे हटा लेना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। ये बात ठीक है कि इसका डिजिटलीकरण होना चाहिए, इसके साथ सब सहमत है, मगर यह सिस्टम का निर्माण या इसकी स्थापना नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में एक नकारात्मक प्रक्रिया है या एक नकारात्मक सिस्टम है। तो ये बात रही ई कोर्ट्स योजना की, जिसके दो पहलू देखे। एक पहलू अच्छा था, डिजिटलीकरण करने का था, संरचना का या पूरी प्रक्रिया का, बहुत ही अच्छा था। मगर जो दूसरा निर्णय है, जहां इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का निर्माण करना, वो अपने आप में इतना ही नकारात्मक है। तो विशेषज्ञों के द्वारा इसको हटाने की मांग की जा रही है इस ड्राफ्ट जो है फेज 3 के इस ड्राफ्ट में से। तो ये यहाँ देखना जरूरी है। प्लस आगे देखें तो चिंता का कारण, जैसे हमने जिक्र किया, अगर डेटा का एक्सचेंज होने वाला है तो डेटा का जनरेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। तो अब ये डेटा का स्टोरेज कैसे होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसके स्टोरेज के लिए, क्या इसका स्टोरेज हमें विदेशों में जो है परमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, यहाँ करेंगे तो इतना स्टोरेज कहाँ से ले आएंगे, कौन फंड करेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मगर इन सब के ऊपर जो बहुत ही गंभीर जो संकट है हमारे सामने, जो गंभीर जोखिम है, वो ये है कि इस योजना के तहत, इस फेज 3 के तहत ऐसा कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार की जाएगी। भारत के सारी जनसंख्या की, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा अगर उनको ट्रैक करना है तो वो आसान रहे, अगर उनको खोजना है तो वो आसान रहे। अब होगा क्या, सारी जो हमारी माहितियां हैं, जो हमारी पर्सनल माहिती है या थोड़ी नॉन पर्सनल माहिती है, वो सारी धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास इकट्ठी होगी। फिर बाद में गवर्नमेंट उसका उपयोग नकारात्मक तरीके से कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट का जो व्याप बढ़ रहा है, वैसा वैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का व्याप भी बढ़ रहा है। अब सोशल मीडिया के पास हमारी पर्सनल माहितियां हैं, वो उस पर्सनल माहिती को बेचता है, पैसे कमाता है, तो हमें टारगेट एडवर्टाइजमेंट मिलती है, हम एडवर्टाइजमेंट का टारगेट बनते हैं। जो हमारी मनपसंद चीज़ें हो, जो हमारे शौक की चीज़ें हो, वो चीज़ें हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाती है कहीं से भी, तो हम लोग एक डिग्री तक अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, या उस चीज़ को खरीदते हैं। तो एक प्रकार से व्यवसाय होता है, धंधा होता है। तो हम लोग टारगेट एडवर्टाइजमेंट का भोग बनते हैं जब हमारा पर्सनल डेटा किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी के पास, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास चला जाए तब, और जब वे उनका दुरुपयोग करें तब। मगर जब हमारा पर्सनल डेटा सरकार के पास चला जाए और जब सरकार के द्वारा दुरुपयोग होना शुरू हुए, तो यहाँ लेख में बहुत ही अच्छी बात की गई है कि तो हम लोग सर्विलियंस का टारगेट बन सकते हैं, हमारे ऊपर निगरानी हो सकती है, हम किसी की नज़र में 24 घंटे रह सकते हैं। तो यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा इसका विरोध इसीलिए हो रहा है कि ये समय ना आ जाए कि हमारा टारगेट सर्विलियंस होने लगे, क्योंकि हमारी माहिती तो सरकार के पास यही है। अब ये माहिती का वे दुरुपयोग कर सकते हैं। प्लस यहाँ अगर सर्विलियंस हो सकता है तो यहाँ राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता है।
और इसके साथ कई सारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सकता है। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन की अवगणना हो सकती है इस पर्टिकुलर प्रोविज़न की वजह से। तो इसीलिए यहाँ ये प्रोविज़न जो है वो लागू नहीं होना चाहिए, ये वाला ये लागू नहीं होना चाहिए। लागू मात्र और मात्र जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वही लागू होना चाहिए। आगे देखें तो यहाँ एक और भी चिंता है कि चलो मान लीजिए कि डेटा इकट्ठा हो गया, लोग जो है वे तैयार भी हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट की बात मान ली। अगर गवर्नमेंट ने बताया कि हम लोग इसका उपयोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग सर्विलेंस नहीं करेंगे, तो एक बार पूरी भारत की जनसंख्या ने मान भी लिया, मगर जो डेटा है वो जो स्टोर होने वाला है वो स्टोर होगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट ऑफ थर्ड फेज ई कोर्ट प्रोजेक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास डेटा क्यों रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कोर्ट के डेटा का क्या करना चाहिए, कोर्ट के डेटा के साथ उसका हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? तो ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जो कि इस ड्राफ्ट प्रोविजन से बाहर हमारे सामने आते हैं और अपने आप में ये एक चिंता का, जोखिम का विषय है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो अभिनय है वो भी शंका के दायरे में है। वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस तक, मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस तक सीमित रहना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कोर्ट के डेटा के साथ जो है कोई छेड़छाड़ क्यों करनी हो या उसे क्यों भारत के लोग करने दे, तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो अंततः ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ये प्रोविज़न नहीं चल सकती, मात्र और मात्र यही प्रोविज़न को लागू किया जा सकता है। यहाँ एक और भी मत है, एक और भी थियरी है कि क्यों ये प्रोविज़न नहीं चल सकती। भूल जाइए कि ये डेटा गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट सर्विलेंस करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रहेगा, वो उसका कोई दुरुपयोग कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें भूल जाइए। एक ही चीज़ याद रखिए कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट के जो तीनों अंग है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, तो वे तीनों के तीनों अलग रहकर काम करते हैं। तो यहाँ इनको इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। डेटा ऑफ कोर्ट्स यानी कि न्यायपालिका को, पुलिस स्टेशन यानी कि एग्जीक्यूटिव को, प्रिजन्स ऑल्सो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इनको दो सिस्टम जो अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन जो विजुअलाइज करता है दो सिस्टमों को अलग रहकर काम करने की, उनको यहाँ डेटा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटीग्रेट क्यों किया जा रहा है? तो अपने आप में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उनका भी उल्लंघन यहाँ साबित होता है। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन साबित होता है, वो अलग बात है। यहाँ जो प्रिंसिपल्स है सेपरेशन ऑफ पावर के, फेडरल स्ट्रक्चर के, वो भी यहाँ कंप्लाई नहीं होते, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसा मत है, काफ़ी सारे ऐसे ही जो है बातें हैं जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर सके। तो यहाँ सरकार को इसे छोड़ देना चाहिए और अन्य जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लान है उसे आगे और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, ये सबकी अपील है। और जो चौथा बिंदु है इस पूरे उपाख्यान का या इस पूरे आर्टिकल का, वो कहता है कि प्रौद्योगिकी का जो अभिनय होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए, जिसका जिक्र हमने देखा कैसा नकारात्मक उपयोग भी हो सकता है। संभवतः नकारात्मक उपयोग इस चरण 3 में होने वाला है, तो इसे हम लोग खत्म कर सकते हैं और जो डेटा है वो डेटा मात्र और मात्र मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास ही रहे और यह डेटा का कोई भी दुरुपयोग ना हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो डेटा का दुरुपयोग है उसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। प्लस एक और भी है उपाय, वो है डेटा लोकलाइजेशन का, क्योंकि आज दिन तक डेटा लोकलाइज्ड ही है। जहां वारदात हुई वही डेटा उत्पन्न होगा, वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में, वहीं की कोर्ट के पास वो डेटा जाएगा, वहीं की कोर्ट से जो जजमेंट आएगा तो वो लोकली जनरेट होगा, लोकली रहेगा। मगर यहाँ इस प्रोविजंस के तहत ऐसी कल्पना की गई है कि वो सारे डेटा को सेंट्रलाइज्ड करने की बात है, जो अपने आप में गलत है। जो लोकलाइजेशन चल रहा है वही बेहतर है, उससे ही आगे हमें चलाना चाहिए। अब अगर सकारात्मक उपयोग देखें तो यहाँ
दो तीन ऐसे बिंदु है जहां सकारात्मक उपयोग हो सकते हैं। सबसे प्रथम स्ट्रीमलाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कोरोना काल में जब पीपल असेंबली जो है उसके ऊपर जब प्रतिबंध आ गया लोगों के इकट्ठा होने पर, लोगों के समारोह पर, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अपनी जो प्रोसीडिंग्स है वो स्ट्रीमलाइन करने लगी जूम ऐप से। ठीक है, तो इस तरह हम लोग स्थायी रूप से हम लोग ऐसी नॉर्मल समय में भी हम लोग अपनी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सके अपने घर बैठे या अपने मनपसंद जगह बैठे। ठीक है, मगर ये पॉसिबल था कोविड की वजह से, और ये जो स्ट्रीमलाइन होती रही वे ई कोर्ट योजना के तहत ही होती रही। और इनका मॉनिटरिंग जो है वो ई कमेटी के द्वारा होता रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत गठित की गई है इस पूरे योजना के अमलीकरण के लिए। वरना ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के जो 2 चरण थे वे मात्र और मात्र निम्न कक्षा की अदालतों में ही अमली हुए थे, ऊपरी अदालतों में ये अमली नहीं हुए थे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये अमली थे, मगर ऊपर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक इसका अमलीकरण अभी भी ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के 2 चरण का नहीं हुआ है। तो यहाँ ये मौका है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग हमारी एंटायर जुडिशरी में, एंटायर हायरार्की में ये योजना का अमलीकरण सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो एक बात रही स्ट्रीमलाइन की, दूसरी बात है रेड्यूस पेंडेंसी। अगर स्ट्रीमलाइन पॉसिबल है तो नंबर ऑफ सेशंस जो है या आवर्स फॉर सेशंस जो है वे भी ज़्यादा यूज हो सकती है। कोर्ट का टाइम बचेगा, उस समय संसाधन का सदुपयोग होगा, और यहाँ पेंडेंसी को रेड्यूस किया जाएगा। जो कोर्ट प्रतिदिन जो है मात्र एक केस के ऊपर हियरिंग कर सकता है, वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन 3 या 4 केसेस के ऊपर हियरिंग करना उनको आसान रहेगा। तो अपने आप में पेंडेंसी खत्म होगी। पेंडेंसी खत्म होगी तो दबाव जो है वो खत्म होगा, दबाव खत्म होगा तो आउटपुट बढ़ेगा। और तीसरा है स्पीड अप प्रोसीजर। अगर स्ट्रीमलाइनिंग हो गई और या संपूर्ण रूप से डिजिटलीकरण हो गया हमारी न्यायपालिका का, तो जो स्पीड है हमारी प्रोसीजर की, जुडिशियल प्रोसीजर की, जो न्याय प्रक्रिया की, वो भी बढ़ेगी। अपने आप में पेंडेंसी को भी कम करेगी, आउटपुट भी सुधारेगी। तो ये बात रही प्रौद्योगिकी का अभिनय, जो कि हमने सकारात्मक अभिनय की कल्पना की। अब लेख संबंधी कुछ तथ्यों में देखने हैं, कुछ तत्व देखने हैं, जिनमें मूलभूत रूप से 2 तत्वों को देखना है। सबसे प्रथम है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट और दूसरा है उसमें ई कमेटी। दोनों के लिए यहाँ एक शीट तैयार है आपके लिए, जिसके तहत हम लोग समझेंगे और चीज़ों का जो है अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम है उसमें ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। द ई कोर्ट प्रोजेक्ट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन इंडियन जुडिशरी 2005। यस, तो नेशनल एक्शन प्लान था, जो एक योजना थी जिसके तहत एप्लीकेशन करनी थी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी इंडियन जुडिशरी में। तो उसके तहत ये ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को लाया गया है कि अब इस ई कोर्ट योजना के तहत हम जुडिशरी को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे 2005 से। सबमिटेड बाय ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विथ अ विजन टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन जुडिशरी बाय आईसीटी एनेबलमेंट ऑफ कोर्ट्स। तो यहाँ ई कमेटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही भाग है, और इसका मूलभूत उद्देश्य ही ये है कि कैसे इंडियन जुडिशरी को संपूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म कर दे, इसके ऊपर आईसीटी की एप्लीकेशन करके, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करके। द ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट इज अ पान इंडिया प्रोजेक्ट, यानी कि एंटर इंडिया के ऊपर इसका एप्लीकेशन है। मॉनिटर्ड एंड फंडेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अक्रॉस द कंट्री। यानी कि जिला स्तर से यह योजना का अमलीकरण धीरे धीरे शुरू हुआ था, चरण 1 का, चरण 2 का। दिस प्रोजेक्ट envisages to provide efficient and time-bound citizen-centric services delivery as detailed in a e-court project litigants charter to develop instant and implement decision support system in courts। देखिए, यहाँ तो हमने देख लिया कि जस्टिस डिलीवरी अच्छी करनी है, क्वालिटी वाली करनी है और स्पीडी करनी है जस्टिस। और दूसरे में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि एआई का उपयोग भी यहाँ जहाँ ज़रूर लगे
वहाँ करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि डिसीजन सपोर्ट एनेबल्ड सिस्टम हो, टू ऑटोमेट द प्रोसेस टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स स्टेक होल्डर। यस, कोई भी मामला हो, अगर इसके स्टेक होल्डर से, एक पक्ष के दूसरे पक्ष के, अगर उनको कोई भी माहितियाँ चाहिए तो उनको बहुत ही आसानी से मिल पाए, ये भी एक उद्देश्य है इस पर्टिकुलर योजना का, जो कि अपने आप में नागरिक केंद्रित है। टू एनहांस जुडिशियल प्रोडक्टिविटी बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, टू मेक द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। यस, तो ये सारे गुण हमें भरने हैं इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ई कोर्ट प्रोजेक्ट के द्वारा। सबसे पहले तो गुणवत्ता युक्त माहिती देनी है, प्लस क्वांटिटी का भी ख्याल रखना है, संख्यात्मक जो है संख्या उसका भी ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मामलों के ऊपर फैसले करने हैं, फैसले अच्छे करने हैं। फिर सिस्टम को अफोर्डेबल बनाना है, यानी कि मध्यम वर्ग को किफ़ायती लगे ऐसा बनाना है। एक्सेसिबल, सारे लोग उस तक पहुंच सके, यह सेवा ले सके। कॉस्ट इफेक्टिव, प्रेडिक्टेबल, किसी भी प्रकार की संभावना जो है वो क्रिएट की जा सके। रिलायबल, भरोसा पात्र, और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। तो इन सारे गुणों से हमें हमारी जुडिशरी को भरना है। बात करते हैं ई कमेटी की, जो कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को रन करती है, उसको मॉनिटर करती है। वास्तविक रूप से ई कमेटी ने ही ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को विजुअलाइज किया था। देखते हैं, इट इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in pursuance of a proposal received from the Supreme Court of India for assistance in formulating national policy on computerization of Indian judiciary and advice on technological communication and management related changes. Yes, it's a body which is constituted by government of India on the request of Supreme Court. जब सुप्रीम कोर्ट यह प्रक्रिया शुरू करने वाली थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पूरे भारतीय न्यायतंत्र की, तब उन्होंने भारतीय सरकार को रिक्वेस्ट की कि भाई हमें एक कमेटी बना दो जो कि इस पूरी योजना को जो है उसको गढ़ सके, पहले तो बना सके और फिर बाद में उसे अमल में ला सके। द ई कमेटी वॉज सेट अप इन 2004 टू प्रोवाइड अ गाइड मैप फॉर द यूज ऑफ IT एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द जुडिशियरी। मुख्य रूप से इसे देखना था कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, उसका एप्लीकेशन हम लोग हमारी जुडिशरी में कर सकते हैं। हमारी जुडिशरी का जो हाल है वास्तविक या वर्तमान, उसे हम लोग बदल सकते हैं, उसे और अच्छा बेहतर कर सके। ऑल एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द फंक्शनिंग ऑफ द ई कमेटी इंक्लूडिंग सैलरी एंड अलाउंस एक्सेट्रा ऑफ द चेयरमैन, मेंबर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ इज मेट फ्रॉम सैंक्शनड बजट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ही काम करती है। इनके जो सभ्य है, जो अध्यक्ष है, उनकी सैलरी वगैरह भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बजट से ही निकलता है, उससे ही पे होता है। तो यही बात थी जो कि आज मैं देखनी थी। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण मुद्दा था, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण था, मेंस की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, और पर्सनालिटी टेस्ट में भी ऐसे गहरे सवाल हमें पूछे जा सकते हैं जिनका उम्मीदवार को पता होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए। तो आज इतना ही। अब वक्त है प्रश्न का। दोनों परीक्षा संबंधी प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं, प्रिलिमिनरी वो मेंस, दोनों को हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे प्रथम प्रीलिम की बात करते हैं, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। 4 कथन हमारे सामने मौजूद है। सबसे प्रथम, ई कमेटी का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। दूसरा, ई कोर्ट्स योजना को धनराशि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा मिलती है। तीसरा कथन, वर्ष 2020 में ई कोर्ट्स योजना के तीसरे चरण की रूपरेखा सार्वजनिक हुई। और चौथा, ये योजना मात्र ऊपरी अदालत यानी कि जो अपर कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स है, उनके ऊपर ही अमली होगी। आपको इन कथनों के ऊपर विचार करना है, इनको पहले पढ़ना है, विचार करना है, और इनमें से सत्य वाक्यों को चुनना है, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक। ऑप्शन है हमारे पास, जिनमें ए कहता है केवल 1 और 2 सत्य है, अकॉर्डिंग टू बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, और डी है केवल 1 और 4। आपको इसका सही जवाब कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद यहाँ कमेंट बॉक्स में ही पिन किया जाएगा, ताकि आप वहाँ से आसानी से देख सकें। प्लस अगर मेंस के प्रश्न की बात करें तो जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ई कोर्ट्स योजना के बारे में जानकारी दीजिए, साथ ही उसके पक्ष प्रतिपक्ष पर चर्चा कीजिए। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट along with it, discuss pros and cons of the प्रोजेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। तो
तो दोनों परीक्षाओं के जो है दृष्टिकोण से ये आज का मुद्दा थोड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसे अच्छी तरीके से विस्तार से समझने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही में अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स है, तो आपका जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है वो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के साथ तैयार कीजिए। यहाँ हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस से शुरू करके स्टैटिक सब्जेक्ट तक सारे जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं उनका अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की स्पेशल सीरीज चल रही है, उनके तहत तो वॉल्यूम 1 लगभग कंप्लीट हो गया है। बहुत ही डिटेल्ड ओवरव्यू हम लोग यहाँ ले रहे हैं। प्लस वीकली सीरीज चल रही है जिनमें हम लोग महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा कर रहे हैं जो किसी भी सनदी सेवा या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप आज ही जुड़े ग्रोथ माउंट यूपीएससी के साथ और आपका जो जीएस का जो बेस है वो आप बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी टीम की जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे संशोधित संपादकीय के अन्य सत्रों में अन्य अभ्यास और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।